दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक संगठन के कार्यात्मक ढांचे की यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसी संगठन के विभागीय ढांचे की, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों हमने जो कार्यात्मक ढांचा पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि जो कंपनियां मार्केट में एक ही प्रोडक्ट निकालती है, जो कंपनियां मार्केट में एक ही प्रोडक्ट निकालती है, उन कंपनियों के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ लेते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कार्यात्मक ढांचा। लेकिन दोस्तों जब यदि बात की जाए किसकी, जो कंपनियां एक से अधिक प्रोडक्ट निकालती है, जो कंपनियां मार्केट में एक या मल्टीपल प्रोडक्ट निकालती है, एक से अधिक प्रोडक्ट निकालती है, उस समय दोस्तों जो स्ट्रक्चर कंपनी को द्वारा काम में लिया जाता है उसका नाम क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब दोस्तों मान लो एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में भी है, जो कि कॉस्मेटिक में भी है, जो कि मेडिसिन यानी दवाइयों में भी है, जो कि शॉप्स में भी है। मान लो मतलब चार प्रोडक्ट कंपनी निकाल रही है। तो जैसे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? कपड़े वगैरह, है ना, कपड़े वगैरह आप मान सकते हैं। तो टेक्सटाइल में दोस्तों चार डिवीज़न और होंगे, मतलब चार विभाग और होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस। कौन कौन से? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मतलब एक प्रोडक्ट के ये चार सब डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यदि कॉस्मेटिक की बात की जाए तो कॉस्मेटिक में भी इसी तरह के चार डिपार्टमेंट होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसी तरह मेडिसिन में भी और इसी तरह शॉप्स में भी। मतलब दोस्तों एक प्रोडक्ट का एक आपने अलग स्वतंत्र इकाई बना दी, एक प्रोडक्ट की आपने स्वतंत्र अलग इकाई बना दी, उसका अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको किसी और डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, सारे काम आपने उस डिपार्टमेंट में बांट दिए। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसके फ़ायदे यानी एडवांटेजेस की, तो दोस्तों इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? इसका पहला फ़ायदा दोस्तों हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब पूरे प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि क्या है, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो केवल एक ही ग्रुप में है, वो एक ही ग्रुप में है, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में है ना। जो सारी एक्टिविटीज़ है वो एक डिपार्टमेंट में हमने अलग बना दी। तो इससे क्या होगा? इससे उस व्यक्ति को प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा, मतलब प्रोडक्ट का वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट बनेगा। जबकि दोस्तों जो हमने कार्यात्मक ढांचा पढ़ा था उसमें कोई आदमी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्पेशलिस्ट बनता था, इसमें पूरे प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट बन रहा है कोई भी पर्सन, और उसमें एक एक्टिविटीज़ का, जैसे केवल प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़, तो हम उसमें प्रोडक्शन का अलग ग्रुप बना देते थे, तो उसमें वही बंदा काम करेगा, तो वो उसमें वही उसी में स्पेशलिस्ट बनेगा, वो मार्केटिंग में नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसी में ये सारे डाल दिए, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। तो जो बंदा स्पेशलिस्ट बनेगा किस में बनेगा? पूरे प्रोडक्ट में बनेगा ना, तो ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों जल्दी निर्णय, मतलब फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसमें सारे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेंगे सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब सारे जो प्रोडक्ट हो गए, हमने एक प्रोडक्ट का अलग बना दिया ग्रुप, तो एक तरह से ये स्वतंत्र इकाई हो गई। इससे डिपेंडेंसी खत्म हो गई एक दूसरे पर, कोई डिपेंड नहीं है, सब अपने अपने स्वतंत्र हैं। तो ये फास्ट निर्णय, मतलब जल्दी से निर्णय ले सकते हैं। इसका तीसरा फायदा है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही तय करना आसान। इससे क्या मतलब है दोस्तों? इससे सीधा सा मतलब ये है कि यदि हमारी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, संस्था के उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो हम सीधा सा देख के बता सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कमी है, किस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में कमी है, हम सीधा से देख के बता सकते हैं। मान लो सबको लक्ष्य दिए, तीन डिपार्टमेंट ने, तीन प्रोडक्ट वाले डिपार्टमेंट ने काम पूरा कर दिया, लेकिन मेडिसिन वाले ने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए, जिससे कंपनी का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो हम सीधा मेडिसिन को जवाबदेही तय कर सकते हैं, बोले भैया आपकी गलती है, आप अपना सुधार कीजिए, प्रदर्शन सुधारिए। तो इससे क्या होता है? जवाबदेही तय करना आसान है।
इसके अलावा दोस्तों हम बोल सकते हैं कि संगठन का विस्तार करना आसान, मतलब संगठन का विस्तार करना आसान से क्या मतलब हुआ कि हम यदि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें कोई कंपनी, तो आसानी से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है बिना किसी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र इकाई है, किसी भी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्र इकाई है और उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, इसलिए हम नया प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च कर सकते हैं और कंपनी का विकास कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों रही फ़ायदे की बात। अब यदि दोस्तों नुकसान की बात की जाए, अब नुकसान में दोस्तों क्या है, तो नुकसान सीधा सा है। पहला नुकसान क्या है? पैसों को लेकर झगड़ा। पैसों को लेकर झगड़े से क्या मतलब है? सीधी सी बात यह है कि अब देखो इसमें क्या किया हमने, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, बड़ा डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सबको कुछ ना कुछ पैसा अलॉट करेगी कंपनी। तो यदि मान लो दोस्तों कि टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, इन तीनों डिपार्टमेंट को कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा पैसा अलॉट किया, और जो सोप वाला डिपार्टमेंट था उसको कंपनी ने थोड़ा कम पैसा अलॉट किया। कोई कंपनी को लगा कि इसको कम पैसों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा होगा कि आपने उस डिपार्टमेंट को तो इतना पैसा दिया है, उतना पैसा अलॉट किया है, तो भैया हमें भी दो। तो इस तरह के झगड़े इस स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस स्ट्रक्चर में संगठन के हितों की अवहेलना होती है। कैसे दोस्तों? तो सीधी सी बात यह है कि हर डिपार्टमेंट केवल अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, केवल अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, और अपने आप को दोस्तों संगठन से अलग मानता है कि बोले मैं तो एक स्वतंत्र इकाई हूँ, मेरा तो अस्तित्व अलग है। इससे दोस्तों क्या होता है, संगठन के हितों की अवहेलना होती है। अच्छा, एक दोस्तों क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बहुत लागत को बढ़ाता है। मतलब दोस्तों आपको मार्केटिंग के लिए कोई बंदा सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बंदा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्र इकाई है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में भी मार्केटिंग का बंदा लगाना पड़ेगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी मार्केटिंग का बंदा लगाना पड़ेगा, जबकि काम उनका लगभग एक जैसा ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इससे लागत तो बढ़ेगी ना। तो ये जो है स्ट्रक्चर लागत भी बढ़ाता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कि किन संस्थाओं के लिए सूटेबल है, तो जैसा कि हमने पढ़ा, सिंपल सी बात है यार, जो कंपनियां एक से अधिक प्रोडक्ट निकालती हैं उनके लिए सूटेबल है ये। जो कंपनियां विकासशील हैं और आगे ये देखती है कि भविष्य में हम और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो उन कंपनियों के लिए ये स्ट्रक्चर अनुकूल है। और जिन कंपनियों को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए उनके लिए ये अनुकूल है। तो इसी के साथ दोस्तों ये डिविजनल स्ट्रक्चर भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।